और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया। तो इस बार वापस से 2 दिन लेट होने का रीज़न यही है कि मैंने पीपीटी में बनाने का प्रयास किया, क्योंकि उसमें वीडियो थोड़ा सा हिल जाता था, तो आपको नोट सही से, मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो नोट सही से नहीं दिख पा रहे हैं, ब्लर दिख रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है पीपीटी में इसको, अपने ही नोट्स को डालने की। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है वीडियो। तो उसके लिए वापस से एक बार आपसे क्षमा चाहती हूँ। आगे से मेरे एक भी वीडियो लेट नहीं होंगे। तो चलिए अपना आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो पहले जो हमने टॉपिक में पढ़ा, मौर्य काल के अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार पढ़ा, अशोक पढ़ा। अशोक के जो अभी अभिलेख हैं उनके बारे में पढ़ा, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेखों के बारे में हमने पढ़ा। किस अभिलेख से उनकी व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, किस अभिलेख से उनकी राजनीतिक घोषणाओं के बारे में जानकारी मिलती है ना? तो ये सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मौर्यकालीन कला। हम कला के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मौर्य काल में किस तरीके के महल होते थे, स्तूप किस तरीके के होते थे, स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और जो भी गुफाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो भी लोक कलाएं उस समय जो जहाँ जहाँ से साक्ष्य मिले उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, मंत्री वगैरह कौन होते थे, उनके अंडर में और कौन कौन से मंत्री होते थे, किस तरीके से उनका प्रशासन चलता था, उसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आपने जैसे मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, ये एक इतिहास का एक पूरा एक मतलब एक समराइज होता है कि उस समय के जो शासन व्यवस्था थी, उस समय वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके की थी, सामाजिक कैसी थी, आर्थिक कैसी थी। तो यही, इन्हीं सब चीजों से हम आगे अ, सीखते हैं, और भविष्य में भी हम पुराना चीजों को उसको अपग्रेड करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम इनको सारे अच्छे डिटेल से हम इसको देखेंगे। ठीक है। चलिए तैयार करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो दो टाइप से है कला, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में जो राज्य के द्वारा संरक्षण थी, ठीक है, जिनको राजा महाराजा ने संरक्षण दे रखा था। ठीक है। और लोक कला का तात्पर्य क्या होता है, जो लोगों द्वारा बनाई गई जो भी आर्ट है उसके बारे में, उसको कोई राजकीय संरक्षण नहीं है। ठीक है। तो वो हो जाता था लोक कला। राज्य की कला में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें महल, स्तूप, स्तंभ और गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मौर्यकालीन कला में हम पढ़ेंगे महल। महल या भवन की बात करें तो ये पता चलता है कि उस समय मौर्य काल में जो था, महल या भवन जो भी बनते थे वो लकड़ियों के बनते थे। ठीक है। तो उसका साक्ष्य हमको बुलंदी बाग से मिला है, लकड़ियों के महल के साक्ष्य मिले हैं। कुम्हार से राजप्रसाद मतलब रॉयल जो पैलेस है उसके साक्ष्य मिले हैं। मैग्नेटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है सेल्यूकस ने मैग्नेटीज को भेजा था, राजदूत था। ठीक है। तो मैग्नेटीज और स्ट्रैबो जो है बताते हैं कि पाटलिपुत्र के महल और नगर नियोजन जो है बेस्ट थे। ठीक है। उनकी जो प्लानिंग थी नगर नियोजन की, और जो महल थे उनके बनाने की जो कला थी वो काफी प्रशंसनीय थी। ठीक है। उसके बाद में एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सूसा और एकबेतना के महलों से अधिक सुंदर बताता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जो इतिहासकार है पाटलिपुत्र के महलों को सूसा और एकबेतना से बताता है, तो वो हो जाएंगे आपके एरियन। ठीक है। और कौन सा विदेशी यात्री बोलता है कि ऐसे महल का निर्माण तो केवल देवता और दानव ही कर सकते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके फाइयन, जो कि चाइना से आए थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा महल और भवनों के बारे में, बस इतना ही है। ठीक है। तो आपको सूसा और एक बेतना ध्यान रखना है कि सूसा और एक बेतना से तुलना किसने करी है, तो वो इतिहासकार है एरियन। और किसने बोला है कि ये तो ऐसा लगता है किसी देवता का बनाया हुआ है या फिर किसी दानव का बनाया है, नॉर्मल मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो ये किसने बोला है, ये बोला है फाइयन ने। ठीक है। अब महल के बाद में हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप क्या होते हैं, बहुत साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हमें 84,000 स्तूप नहीं पढ़ने हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो मौर्यकालीन स्तूप बताऊंगी मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि अपना मौर्यकाल चल रहा है तो मौर्यकालीन स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यकालीन स्तूप में 4 स्तूप आपको इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने हैं। पी प्रवाह स्तूप जो प्राचीनतम स्तूप है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम स्तूप कौन सा हो जाएगा, तो पी प्रवाह। कहां से मिला है, यूपी से। दूसरा है सारनाथ स्तूप, तीसरा है सांची स्तूप। सांची स्तूप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो तोरण है वो काफी, बात करें चौथा हो जाएगा धर्मराज का स्तूप। ठीक है। तो ये जो 4 स्तूप है, ये है चारों स्तूप मौर्यकालीन स्तूप है। अब स्तूप होता क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ढेर। ठीक है। और इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे है, ऋग्वेद में मिला है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। इनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये किससे संबंधित होंगे। 4 प्रकार कौन कौन से होंगे, शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थ स्तूप।
देखो शारीरिक स्तूप है तो आपको खुद को पता चल रहा है कि शरीर के कुछ पार्ट होंगे, उनको मिला के मतलब उनको संग्रहित करके ये बनाया गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, जैसे उनके दांत हैं, हड्डी हैं, ठीक है। इनकी संख्या 8+1 है, मतलब 9 है, ठीक है। तो शारीरिक स्तूप आपको ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है इसके अंदर। पारिभोगिक में क्या है, भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं हैं, ठीक है, जो जो उन्होंने यूज करी हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो वस्तुओं को मिला के जो बनाया गया है, उसको हो जाएगा आपका बुद्ध का भिक्षा पात्र, जूते, ठीक है, किसी भी टाइप का भी कंगा, जो भी चीज वो यूज करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब उसको संभाल के रखा गया है, वो स्तूप होते हैं पारिभोगिक स्तूप। फिर भगवान से संबंधित स्थान या प्रतीक के आधार पे जो बनते हैं, उनको बोला जाता है उद्देशिका स्तूप। और आस्था के केंद्र के रूप में जो स्तूप बनाए जाते हैं, उसको बोला जाता है पूर्वार्चना स्तूप, ठीक है। तो इसमें मैंने एक डायग्राम बता रखा है, ठीक है। इस डायग्राम के ऊपर जो सबसे एरो बना हुआ है, वो एरो होता है छत्र, झंडा, ठीक है। फिर जो लकड़ी है, एरो का नीचे वाला जो पार्ट है, जो है वो कहलाती है यष्टि, ठीक है। यष्टि के नीचे मैंने एक स्क्वायर शेप में बना रखा है, उसका नाम है हमिका, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हमिका। फिर एक अर्धचंद्राकार शेप है, इसको बोला जाता है अंड। अंड के नीचे जो बना हुआ है, वो उसको कहलाता है मेथी, ठीक है। और ये जो अंड के साइड में जो मैंने लाइनें छोटी छोटी 5-6 लाइनें खींच रखी हैं, वो कहलाता है सोपान, ठीक है। फिर इसको कवर करता हुआ होता है वेदिका, और जो मेन प्रवेश द्वार होता है, उसको बोला जाता है तोरण, ठीक है। तो ये होता है आपका स्तूप का पूरा परिचय। और कौन से स्तूप इंपॉर्टेंट है, एक है आपका अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ध्यान रखना कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व का है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपसे पूछा जाएगा सफेद मार्बल से निर्मित स्तूप कौन सा है, तो वो है आपका अमरावती स्तूप, ठीक है। तो अमरावती स्तूप को ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका धमेक स्तूप, कई क्वेश्चनों में आ चुका है, सॉरी कई पेपरों में आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये कौन सा कालीन है, गुप्तकालीन स्तूप है। कहाँ पे है, सारनाथ में है, ठीक है। और किससे निर्मित है, साधारण ईंटों से निर्मित स्तूप है। तो क्वेश्चन यही बनता है, साधारण निर्मित ईंटों से निर्मित स्तूप कौन सा है, तो वो है धमेक स्तूप। कौन से काल का है, गुप्त काल का है। कहाँ पे है, सारनाथ में, ठीक है। सॉरी। फिर आपसे पूछा जाता है बरहोत स्तूप, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये एमपी में स्थित है। ये हो गया आपकी स्तूप कंप्लीट। उसके बाद में तीसरी चीज, हमने महल पढ़ लिया, स्तूप पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्तंभ के बारे में। सबसे पहला स्तंभ हो जाएगा सारनाथ स्तंभ। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि एक खंबा होता है, ठीक है, उसमें उल्टे कमल की शेप की जो है आकृति बनी होती है। और उसके ऊपर जो बनी होती है, वो पशु आकृति बनती है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि संकीसा में कौन से पशु का चित्र मिलता है, ठीक है। रामपुरवा में किसका मिलता है, वैशाली में किसका मिलता है, या तो इसको मैच करवा लेते हैं, या फिर अलग से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। पशु की आकृति वाले क्वेश्चन बनते हैं मेनली इसमें। तो सारनाथ की बात करें तो यहाँ पे 4 शेर है। 4 शेरों कहाँ पे है, सांची में भी 4 शेर बने हुए हैं। तो ध्यान रखना, सारनाथ और सांची तो आप दोनों को मतलब मोस्टली ध्यान ही रखना है। सारनाथ इसम की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं, जैसे हाथी, सांड, घोड़ा, शेर वगैरह, ये देखने को मिलता है हमें। इसमें 32 तिल्लियों वाला अशोक चक्र मिलता है, हालांकि हमारा जो झंडा है उसमें 24 तिल्लियों वाला है, ठीक है। और अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सारनाथ स्तंभ जो है जाएगा आपका कहाँ पे, कितने शेर मिलते हैं, इसमें 4 शेर मिलते हैं। सांची में भी 4 है। रुम्बनदे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आर्थिक घोषणा करी थी इन्होंने, टैक्स कम किया था अशोक ने। ठीक है। तो ये रुम्बनदेही आपसे पूछा जाता है। रुम्बनदेही जो हो जाएगा, यहाँ पे कौन से पशु की आकृति है, घोड़े की है। रामपुरवा, ये बिहार, सॉरी सॉरी, मैंने आपको बताया मेरी तबीयत खराब है ना, तो उसका असर अभी भी बरकरार है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो चलिए खैर, चलता रहता है ये तो। फिर अब बात करते हैं रामपुरवा। रामपुरवा की बात करें तो रामपुरवा हो जाएगा आपका बिहार में, ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर बैल और शेर जो है पशु आकृति मिलती है। फिर हम बात करते हैं तो वैशाली में एक शेर मिलता है। संकीसा की बात करेंगे तो संकीसा जो है आपका, इसमें हाथी मिलता है। इंपॉर्टेंट है, संकीसा आपसे पूछा जाता है, रामपुरवा पूछा जाता है आपसे, और रुम्बनदेही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, शेर है सब में, है ना। फिर उसके बाद में बात करें गुफाओं की। गुफाओं की बात करें, हमने महल पढ़ लिए, स्तूप पढ़ लिए, स्तंभ पढ़ लिए। अब चौथा पॉइंट आ गया हमारा मौर्यकालीन कला के अंदर, गुफाएं, ठीक है। गुफाओं की बात करेंगे तो अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थी, कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये कर्ण चौपड़ साथ में लिखा हुआ है, अलग अलग है, कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ठीक है। इन 4 का निर्माण करवाया था।
दशरथ जो कि इनका पोता था, ठीक है, उसने भी गोपिका गुफा का निर्माण कराया था। कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभ को डेरियस, मैंने बताया था दाराशिको, जिसका नाम डेरियस था, हमसे बोला नहीं गया, हमने दाराशिको कर दिया, ठीक है, दारा बोल दिया हमने इसको। तो बोलते हैं कि जो डेरियस के स्तंभ है, मतलब उसने जो स्तंभ बनाए थे और अशोक के स्तंभ है, तो अशोक ने क्या किया है, डेरियस के स्तंभ की चीटिंग करी है, नकल करके बनाए गए हैं, ठीक है। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के अकॉर्डिंग है, या आरएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। अशोक के स्तंभ टेरेस के स्तंभों की नकल नहीं है, क्यों नहीं है आपको बताना पड़ेगा। अशोक के स्तंभ तो एक ही पत्थर को काट के बनाए गए हैं, ठीक है, जबकि डेरियस के स्तंभ क्या है, अलग अलग पत्थरों को जोड़कर इसने एक खंबा बनाया है, ठीक है। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र है, महल के हिस्से के अंदर नहीं है, बाहर लगे हुए हैं, ठीक है। वहीं डेरियस की बात करें तो महल के हिस्से हिस्से के अंदर, मतलब अंदर की तरफ जो है ये पिलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अशोक के जो स्तंभ है उनकी बात करें तो उसपे जो है अवानमुखी कमल है, मतलब नीचे की तरफ पंखुड़ियां हैं उसकी, ठीक है। और डेरिस की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और अशोक के स्तंभ में पशु की आकृति है, डेरिस के में मानव की आकृति है। अशोक के स्तंभ सपाट है, ठीक है, उस पे किसी प्रकार की सपाट है, मतलब कोई कार्य नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल खंबा होता है उस टाइप से है, ताकि कुछ लिख सके उसके ऊपर, ठीक है। और जबकि डेरियस के स्तंभ नालीदार है, ठीक है। और अशोक के स्तंभ पर जैसा कि हमने पढ़ा है लेख युक्त है, लिपियां लिखी हुई हैं, चीजें लिखी हुई हैं उसके अंदर। और डेरियस के स्तंभ है वो लेख विहीन है, ठीक है। तो ये तो हो गई राजकीय कला, ठीक है। राजकीय कला के बाद में हम आगे पढ़ेंगे लोक कला। लोक कला की बात करें तो किस टाइप के लोगों द्वारा जो है संरक्षण दिया गया था, और लोगों ने कौन कौन सी उस समय जो है बनाई थी मूर्तियां, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यकालीन समय में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां बनाना आरंभ हो गई थी, ठीक है। और मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है जिसे मणिभद्र कहा गया है। और पाटन के पास में दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है जिसे चामर ग्रहणी या चवर ग्रहणी कहा जाता है। तो लोक कला में आपको ध्यान रखना, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनाना। बाद में धोली से पत्थर को काट के बनाया हुआ एक हाथी भी मिला है, और बुलंदी बाग से एक पहिया भी मिला है, ठीक है। ये बुलंदी बाग वही है जहाँ पे लकड़ी की साक्ष्य के महल मिले हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मौर्यकालीन कला। अब प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय जो है प्रशासन किस टाइप का था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन की बात करें तो जो सम्राट होता था वो वंशानुगत शासन व्यवस्था थी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, वंशानुगत व्यवस्था थी। चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे चाणक्य देगा, और आगे हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, वहां पे भी एक शासक है जो सप्तांग सिद्धांत की बात करेगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का है वो साम्राज्य, कृष्णदेवराय, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो राजा होना चाहिए, अमात्य, कोश, दुर्ग, दंड, मित्र और राष्ट्रीय, ठीक है। ये 7 चीजें हैं जो एक सिद्धांत है जिसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए आपका, ठीक है। फिर चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है, आपसे पूछा जाएगा किस टाइप की किताब है भाई, तो आप बोलोगे अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक की होगी, नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस की किताब है, ठीक है। तो ध्यान रखना, राजनीतिक विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक जो है वो आपकी कौन सी है, अर्थशास्त्र, जिसका राइटर है चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ठीक है, कौटिल्य, ठीक है, अलग अलग नामों से आप जानते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद में बात करें, राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और 3-4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रिणय कहा जाता था, ठीक है। तो मंत्र 3-4 मंत्री मेन मेन कौन होते थे, पुरोहित, युवराज और सेनानी होते थे। इसके अलावा अब ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ जिसमें मैंने येलो येलो कर रखा है ना, उसको आप ध्यान से देख लेना, बाकी इतना ज्यादा नहीं है। समाहर्ता मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। सन्निधाता मतलब कैशियर। कर्मांतिक मतलब कर खान कानून, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होती थी उनका जो प्रमुख होता था कर्मांतिक, जहाँ काम हो रहा है तो कल कारखानों का प्रमुख हो जाएगा, नाम से पता चल जाएंगे मोस्टली आपको। अंतवार्षिक, अंतवार्षिक मतलब अंगरक्षक, बॉडीगार्ड सेना का प्रमुख होता था। आठविक, आठविक का मतलब क्या होता है, जंगल, तो वन विभाग का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, आठविक कहलाता था। दोवारिक, राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो होता था उसको बोलते थे दोवारिक। और प्रशस्ता, पत्रचार विभाग का प्रमुख। तो प्रशस्ता को आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लेना है, पत्रचार विभाग का प्रमुख ध्यान रखना, ठीक है। आठवीं को ध्यान रख लेना, दोवारिक हो जाएगा, सन्निधाता और समाहर्ता को थोड़ा सा देख लेना। ये तो हो गए आपके जो 18 तीर्थ होते थे उसमें से मेन मेन, ठीक है। अब तीर्थ जो होते थे मेन, जो 18 मंत्री होते थे राजा की सहायता के लिए, जिनको हम तीर्थ बोलते थे, जिसमें हमने ये पढ़ा समाहर्ता, सन्निघाता, कर्मांतिक, दोवारिक, आठविक, ये सब हमने पढ़े। इनकी सहायता के लिए भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है। टोटल कितने डिपार्टमेंट है, 26, ठीक है। उन 26 डिपार्टमेंट का जो मेन होता था उसको बोला जाता था अध्यक्ष। अब कौन से विभाग का कौन सा अध्यक्ष होगा उसके बारे
इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट है, मुद्रा अध्यक्ष होता था पासपोर्ट विभाग का प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का, सूराध्यक्ष देखो सूरा मतलब दारू तो आबकारी विभाग का प्रमुख, ठीक है, सूनाध्यक्ष सूना मतलब बूचड़ खाना, ठीक है, लवणा मतलब नमक, लवण होता है नमक विभाग का प्रमुख, गणिका मतलब वैश्यों को बोला जाता था उस समय तो वैश्यावृत्ति विभाग का प्रमुख, अखराध्यक्ष अखराध्यक्ष क्या हो जाएगा आपका खनिज विभाग का, ठीक है, खनिज विभाग का जो होता था उसको अखराध्यक्ष बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देख लेना। प्रणय अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का, पोतवा नापतोल का और खुफिया अध्यक्ष हो जाता है वन निरीक्षण का प्रमुख होता था। ये आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे। देखो मुद्रा आप ध्यान रखना पासपोर्ट वाला, लक्षण आप मुद्रा विभाग ध्यान रख लेना, सूरा आपको नाम से पता चल जाएगा, सूना भी नाम से पता चल जाएगा, लवण गणिका अखरा ये आपको नाम से पता चल जाएंगे। पढ़ने मतलब व्यापार वाणिज्य होता है, ठीक है, तो व्यापार वाणिज्य का प्रमुख, पोतवा आपका नापतोल ध्यान रखना है और कोपी अध्यक्ष को वन निरीक्षण ध्यान रखना है, ठीक है, ये थोड़े से आपको याद करके रखने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो उसके बाद में बात करें प्रांतीय प्रशासन की, ये तो हो गया आपका सम्राट का, ठीक है, तो सम्राट होता था, वंशानुगत होता था, सप्तांग सिद्धांत होता था, 18 मंत्री राजा की सहायता के लिए होते थे जिनको बोला जाता था तीर्थ, ठीक है, 3-4 प्रमुख मंत्री होते थे जिनको बोला जाता था मंत्रिणय, मंत्रिणय में कौन कौन हो जाएंगे पुरोहित युवराज और सेनानी वगैरह। अब जो तीर्थ होते थे उसमें जो मेन मैंने आपको द्वारिक प्रशासक समाहर्ता ये सारे मैंने आपको बता दिए। फिर इनको भी तीर्थ के नियंत्रण में टोटल 26 डिपार्टमेंट होते थे, उनका जो प्रमुख होता था उसको अध्यक्ष बोला जाता था। 26 में से ये 10 जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था, प्रांत को चक्र कहा जाता था, ठीक है, नॉर्थ में आपको, ठीक है, ये हो गया ध्यान रखना, प्रांत को क्या बोला जाता था चक्र, और मौर्य साम्राज्य उस समय कितने प्रांतों में विभाजित था 5, वही बता रखे। नॉर्थ में हो जाएगा आपका उत्तरापंथ, तक्षशिला इसकी राजधानी, साउथ में हो जाएगा दक्षिणापंथ, सुवर्णगिरी इसकी राजधानी, ईस्ट में हो जाएगा आपका कलिंग तोसली, और वेस्ट में हो जाएगा आपका अवंती उज्जैनी राजधानी, और बीच में जो हो जाएगा प्राच्य पाटलिपुत्र हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये 5 जो होते हैं प्रांत भागों में विभाजित था जिनको क्या बोला जाता था चक्र, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। राजधानी भी पूछ ली जाती है उत्तरापंथ की, दक्षिणापंथ की, कलिंग की, अवंती की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सैन्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य सेना को 6 भागों में विभाजित किया जाता था और जिसके नियंत्रण के लिए 6 समितियां ही होती थी, 6 डिपार्टमेंट 6 भागों में डिवाइड किया और उसके लिए 6 कमिटियां होती थी और हर कमेटी में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। कौन कौन से, घुड़सवार, पैदल, रथ, हाथी और रसद आपूर्ति वाला, ये इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अब आपको मेन आता है आपसे गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख महामार्ती सर्प, टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है, महामार्ती सर्प का मतलब क्या है गुप्तचर विभाग का मेन आदमी, ठीक है। और गुप्तचर को क्या बोला जाता था गूढ़ पुरुष, 2 टाइप के होते थे, संस्था और संचार। संस्था मतलब देखो आप खुद को पता चल जाएगा, एक जगह बैठ के काम करती है, तो जो एक जगह बैठ के रहकर गुप्तचरी करते थे उनको तो बोलते थे संस्था, और जो घूम घूम के जासूसी करते थे उनको बोला जाता था संचार, ठीक है। ये तो हो गई आपकी गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, तो ध्यान रखना महामर्त्य सर्प गूढ़ पुरुष। उसके बाद में बात करें न्याय प्रशासन की, तो न्यायालय भी 2 टाइप के होते थे, दीवानी और फौजदारी, जैसा आज भी होता है, ठीक है। दीवानी इसके न्यायालय को क्या बोला जाता था धर्मस्थलीय न्यायालय बोला जाता था, ठीक है, न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। और फौजदारी का होता था उसको कंटक शोधन न्यायालय बोला जाता था, इसका जो मेन अधिकारी होता था या मतलब जज होता था उसको बोला जाता था प्रदेष्टा। और राजुक ये क्षेत्रीय न्यायाधीश या गणराज्य न्यायाधीश को राजुक बोला जाता था, तो ये आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। व्यवहारिक क्या था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। प्रदेष्टा कौन होता है तो फौजदारी न्यायालय का कटक शोधन जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो सामाजिक स्थिति कैसी थी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि जो मैंने आपको बता रखा है कि येलो येलो पे, और इसके मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी आगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था, ठीक है। समाज 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो वर्तमान में है। जाति व्यवस्था आरंभ हो गई थी इस समय, क्योंकि हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल से जाति व्यवस्था शुरू हो गई थी, ठीक है, तो जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। वर्ण संकर जातियां नगरों से बाहर रखी जाती थी, ठीक है, मतलब जो मांस वास काटते थे या थोड़े नीचे टाइप की जो जाति होती थी उनको हम कहाँ रखते थे शहर से बाहर रखते थे, ठीक है। इसमें कौन हो जाएंगे निषाद स्वयंपाक अग्र, ये इस टाइप की जो है जातियां बाहर रहती थी। अब आपसे पूछा जाता अनिष्कासनी क्या है, ठीक है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को अनिष्कासनी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि वो घर से बाहर ऐसे फालतू नहीं घूमती करती थी, ठीक है, तो उनको क्या बोला गया है
कुलीन महिलाओं को अनिष्कासनीय। विधवा विवाह का प्रचलन कम हुआ इस समय। ये विवाह महिलाएं जो विवाह नहीं करती थी उनको छंदवासिनी कहा जाता था। वैश्यवृत्ति जो होती थी बिल्कुल खुलेआम, क्योंकि हमने पढ़ा गणिका अध्यक्ष बना रखा है हमने, तो खुलेआम राज्य के नियंत्रण में भी होती थी। वैश्यों को गणिका कहा जाता था। और स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने के लिए महिलाओं को जो जो स्वतंत्र रूप से एक तो राज्य के अंडर में रहती थी, एक फ्री होके काम करती थी। तो जो फ्री होके काम करती थी उनको क्या बोला जाता था? रूपा जीवा। पुरुष कलाकार होते थे जो न करते थे, रंगोपजीवी कहा जाता था। और महिला कलाकारों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी। मैग्नेटीज बताते हैं कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। और अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख बना रखा है। तो ऐसा क्यों? तो भाई मैग्नेटीज को बहुत ज्यादा लैंग्वेज का तो आता पता नहीं था। हम यहाँ अपने जो नौकर होते थे जो रखते थे उस समय पे, उनको बिल्कुल घर की तरह, व्यवहार की तरह ही रखा जाता था। ठीक है, तो उनको लगता था कि भाई यहाँ तो दास नहीं है, तो सब परिवार के सदस्य ही हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने युद्ध बंदियों को उत्पादन कार्य में लगाया। मैग्नेटिज्म से उसका अनुसार जो है भारत में अकाल भी नहीं पड़ते थे, बल्कि अकाल पड़ते थे। चार गोरा और महास्थान नामक अभिलेख से अकाल राहत कार्य की जानकारी मिलती है कि राजा ने अकाल राहत कार्य चलाया था। ठीक है, मैग्नेटिस ने शिव को डायोनिसिस तथा कृष्ण को हेराक्लिस कहा है। तो ध्यान रखना, शिव को क्या बोला है? डायोनिसिस। और कृष्ण को क्या बोला है? हेराक्लिस। उनके अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्ति बनाते थे। और उनके अनुसार भारतीयों को लिखना नहीं आता था। तलाक को इन्होंने मोक्ष कहा है। ये सब मैग्नेटिस की थ्योरीज हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो कृषि आधारित थे मौर्यकालीन व्यवस्था। अदेव मात्रक इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी गई है। ये क्या होती है अदेव मात्रक? मतलब बिना सिंचाई के साधन से अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि को क्या बोला जाता है? अदेव मात्रक। ठीक है, सीता मतलब क्या होता था? जो राजा के अंडर में जो जमीन रहती थी, राजकीय भूमि, उसको बोला जाता था। और इस भूमि से 1/2 कर वो वसूल करता था। भू राजस्व व्यवस्था कितनी थी? 1/6 थी। यूनानी इतिहासकार के अनुसार बोलते हैं कि 1/4 थी। ठीक है, इस पे विवाद है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो 1/6, 1/4, इतना क्वेश्चन बनता नहीं है। सेतु बंध क्या होता है? सिंचाई कर को सेतु बंध कहा जाता है। ध्यान रखना, ये टर्मिनोलॉजी अदेव मात्रक, सेतु बंध, सीता। ठीक है, विष्टि क्या होती है? ठीक है, बेगार प्रथा को क्या बोला जाता था? विष्टि। मतलब फ्री फोकट में किसी से काम कराना, उसको पैसे भी नहीं दे रहे हो, पूरे दिन लगा रहे हो, गधे की तरह उससे काम करवा रहे हो। ठीक है, तो वो जो बेगार प्रथा होती थी उसको क्या बोला जाता था? मौर्य काल में विष्टि बोला जाता था। उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे और राज्य के नियंत्रण के अंदर रहते थे। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। और उसके अलावा अर्थशास्त्र में कुमार का उल्लेख यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रमुख उद्योग सूती। मुद्रा प्रणाली इस समय आरंभ हो चुकी थी। सोने का सिक्का सुवर्ण कहलाता था। चांदी का काशापण, धरण या पर्ण कहलाता था। और तांबे का सिक्का भाषक या काकनी कहलाता था। ये सिक्के आहत और पंचमार्क सिक्के थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में। हमने टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा देखने में भी थोड़ा सा सही लग रहा होगा, है ना? तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसी ही कोशिश करूँगी अपने आप को अपडेट करने की, क्योंकि मेरे पास में सपोर्ट्स में मेरी टीम नहीं बैठी हुई, अकेले मैं ही हैंडल करती हूँ इन सब चीज़ों को। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊँ, कम समय लूँ आपका। अ, यही चाहकर मैं आगे और वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा अगस्त करंट अफेयर का होगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। राजस्थान, केवल राजस्थान। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।